इसी टॉपिक के तहत आज चर्चा करेंगे विश्व का जलवायु प्रदेश। कल कुछ बेसिक चीज़ों को तैयार किए थे या हम लोग चर्चा किए थे, क्या क्या था वो। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था वायुमंडल के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा लिंक करना चाह रहे हैं। वायुमंडल के बारे में चर्चा किए थे, हमने कहा था ये वायुमंडल जिसमें विभिन्न गैसों का क्या है, गैस के साथ साथ क्या था, जलवाष्प, और जलवाष्प के साथ साथ धूलकण, ठीक है। इन सब चीज़ों से एक वायुमंडल का निर्माण हो रहा है। पिछले क्लास में चर्चा की थी, हमने चर्चा किया था कि इस वायुमंडल को कहीं ना कहीं क्या प्रभावित कर रहा था, टेम्परेचर या तापमान प्रभावित कर रहा है। इसी के कारण, टेम्परेचर के कारण ही वायु दाब, ये प्रेशर में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा है। समझिए थोड़ा सा जो पिछले क्लास में चर्चा की थी। इस वायुमंडल के द्वारा जो दाब लग रहा था वही वायु दाब था, ये ना, जिसमें जितने गैस हैं उस गैस में खास करके नाइट्रोजन की मात्रा, इसका योगदान ज़्यादा था। पिछले क्लास है ये सब हमने बताया फिर कि ये टेम्परेचर के कारण इस प्रेशर में प्रभावित होता है या इसको प्रभावित करता है। यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो प्रेशर क्या हो रहा था, लो हो रहा था, और यदि टेम्परेचर को घटाया जाए तो प्रेशर क्या हो रहा था, बढ़ रहा है। इतना ही हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में। उस आधार पे हम लोगों ने चर्चा किया कि 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर क्या है, अधिक, और टेम्परेचर अधिक है तो किस प्रेशर का जोन था, ये लो प्रेशर का जोन। 90 डिग्री के आसपास टेम्परेचर क्या है, कम है, इसीलिए ये हाई प्रेशर का जोन था, ठीक है। तो 3 जोन बन रहा था, यानी 0 डिग्री का यानी भूमध्य रेखीय या इक्वेटर पे जो लो प्रेशर का जोन बन रहा था ये ताप के कारण, और दोनों 90 डिग्री पर जो हाई प्रेशर का बेल्ट बन रहा था ये भी टेम्परेचर के कारण। तो 3 जोन बन रहा था वो टेम्परेचर के कारण। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ। 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये भी बन रहा है, लेकिन इसके अलग अलग रीज़न, इसके जोन बनने के अलग अलग रीज़न जो कल चर्चा किए थे कि यहाँ की जो हवाएं उठती है, कहाँ, 0 डिग्री की हवाएं, वो कहीं ना कहीं 60 डिग्री के आसपास क्या कर रही है, हवाओं का नीचे उतरना होता है, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री के आसपास। पिछले क्लास का ही है, उसी आधार पर जलवायु चर्चा करेंगे। हमने ये चर्चा किया था कि 0 डिग्री की जो हवाएं ऊपर उठ रही है वो 30 डिग्री के आसपास ये हवाओं का नीचे गिरना होता है, और ऑलरेडी 90 डिग्री के आसपास हवाएं क्या है, नीचे बैठी हुई है ही। इधर से आने वाली भारी हवाएं और इधर से आने वाली हल्की हवाएं, यानी ये 3 अलग अलग सेल बन रहा था। पिछले क्लास में चर्चा की, जिनका क्लास छूटा होगा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में। 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अधिक, और टेम्परेचर अधिक होने के कारण हवाएं क्या हो रही थी, ऊपर उठ रही थी। ऊपर उठने के बाद जब वायुमंडल के ऊपरी छोर पर जाएंगे तो ये हवाओं का डेंसिटी वहाँ क्या होगा, फिर वहाँ से ये हवाओं का फैलना आरंभ होगा, और जब फैलेगा तो 30 डिग्री के आसपास ये हवाएँ फिर धरातल की ओर नीचे उतरेगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट था, जहाँ हवाएँ ऊपर उठेगी वहाँ लो प्रेशर का जोन, और जहाँ हवाएं नीचे गिरेगी वहाँ हाई प्रेशर का जोन। तो यहाँ हवाएं ऊपर उठ रही थी तो ये लो प्रेशर का जोन देख लिए, यहाँ हवाएं नीचे गिर रही है तो ये हाई प्रेशर का जोन। यहाँ तुलनात्मक रूप से वाताग्र या फ्रंट बन रहा था, तो यहाँ भी ठंडी हवाएं नीचे बैठ रही है और गर्म हवाओं को ऊपर उठा दिया जा रहा है, तो यहाँ भी लो प्रेशर का जोन यानी 60 डिग्री पर, और 90 डिग्री के आसपास टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, इसीलिए हवाएं धरातल के पास ही होती, उठती नहीं। जब धरातल के पास ही होगी तो वहाँ हाई प्रेशर का जोन। इसी आधार पे कल हवाओं को हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे हवाएं चल रही थी।
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही। तो उसी आधार पर पूरा जलवायु चर्चा करेंगे आज। यहाँ हम लोगों ने चर्चा किया था फेरल के नियम के अनुसार, याद है, और कॉरियोलिस बल के द्वारा कहा गया था कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किस ओर मुड़ दिया है, अपने दाहिनी ओर। तो इस हवाओं को इधर सीधा आना था, तो ये हवाएं ऐसे, इस हवा को इधर जाना था तो ये भी हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ी। इस हवाओं को नीचे आना था, ये भी अपने दाहिनी ओर मुड़ी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपनी बाईं ओर। तो ये हाई प्रेशर का जोन है, ये लो प्रेशर का जोन है। यहाँ से ये हवाएं इस ओर चल रही, यहाँ से ये हवाएं, आपको सिर्फ यहाँ दिखाना है क्या है। कल इस हवाओं के बारे में या पिछले क्लास में इस हवाओं के बारे में चर्चा किए थे। ये ट्रेड विंड है या व्यापारिक पवन है या सन्मार्गी पवन, ये दोनों पछुआ पवन है और ये पोलर पवन। आपको इस पवन को ध्यान में रखना है, ठीक है, इस पवन को ध्यान में रखना है, तब आप किसी तेज क्षेत्र के जलवायु के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। एक उदाहरण सिर्फ दे रहे हैं, फिर अभी चर्चा करेंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये बताओ इस क्षेत्र में, यानी 0 से 30, इतना समझ गए हो, 0 से 30 के बीच में कोई स्थल खंड है और इधर जलीय भाग है, यानी कोई महाद्वीप है, बस इतना ही समझिए। 0 से 30 के बीच में कोई महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप पर कौन से पवन का प्रभाव होगा और कौन से पवन का भी प्रभाव होगा। अच्छा, ये अटक रहा है, और महाद्वीप के किस भाग में होगा ये बताइए। तो अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यदि यहाँ रखेंगे, पूरा का पूरा जलवायु इसी पे चर्चा करेंगे। इस तरह, यानी इस जगह यहाँ हमारे पास ये द्वीप है, तो इसके पूर्वी खंड में ऐसी हवाएं चलेगी, ये स्पष्ट हुआ। और इस खंड में कैसी हवाएं चलेगी, सब जगह ऐसी ही हवाएं चलेगी ना, सब जगह ऐसे ही हवाएं चलेगी, व्यापारिक पवन। तो इधर समुद्र से जो स्थल की ओर हवाएं चल रही है, यहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे पश्चिम की ओर आते जाएंगे, वर्षा की मात्रा क्या होते चले जाएगी, कम होते चले जाएगी। इतना समझ गए, इसी पे पूरा जलवायु चर्चा करेंगे। यानी इस पवन के कारण, इस पवन के कारण या इस कटिबंध में, जिस कटिबंध में जो द्वीप या महाद्वीप है, उस स्थलीय खंड पर कौन सा पवन का प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि पूर्वा पवन का प्रभाव पड़ेगा तो स्थल खंड के पूर्वी भाग में, पूर्वा पवन ये हुआ, स्थल खंड के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा अधिक होगी, और जैसे जैसे ये पवन पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, इस पवन में आर्द्रता कम होती चली जाएगी, और पूरब से पश्चिम की ओर जाते जाते वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। स्पष्ट हुआ। दूसरा ये बताइए, यदि इस जोन में कोई है, यानी पछुआ पवन के जोन में कोई महाद्वीप या स्थल खंड है, तो बताइए ये भी समुद्र का हिस्सा है या जलीय भाग है, इधर भी जलीय भाग है। तो पछुआ पवन के किस पार्ट में या पछुआ पवन से प्रभावित महाद्वीप का कौन सा पार्ट सर्वाधिक प्रभावित होगा। यानी ये हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर जा रही है, आर्द्रता भरी हवाएं चलेगी, पश्चिमी पार्ट में ज़्यादा वर्षा करेगी, और जैसे जैसे पूरब की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा घट जाएगी। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अभी आगे चलेंगे कब किस में बढ़ेगा, ये स्पष्ट हो गया। तो ये समझिए कि इस 0 से 30 डिग्री के बीच में, 0 से 10 तो विषुवत रेखा की चर्चा करेंगे, 30 डिग्री के आसपास में जो महाद्वीप होगा, महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा अधिक होगी, और वर्षा की मात्रा जब अधिक होगी तो कहीं ना कहीं वन, सदाबहार वन अधिक होंगे, उसके बाद पर्णपाती होंगे, उसके बाद घास के मैदान होंगे, उसके बाद कटीली झाड़ी होंगे, उसके बाद मरुस्थल। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हुआ। यानी इस पवन का प्रभाव, और इस पवन के प्रभाव से ही तापमान का तो क्षेत्र है ही ये उष्णकटिबंध,
पवन का प्रभाव और पवन के प्रभाव से वर्षा का प्रभाव, वर्षा के प्रभाव से वनस्पति प्रभावित होता है और वनस्पति के प्रभावित होने से मिट्टी का भी प्रकार उसी आधार पर देखते हैं कि कहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ किस प्रकार की जलवायु है, उस जलवायु में तापमान या वनस्पति कैसे हैं, उस आधार पर उस मिट्टी का निर्माण कैसे हो। स्पष्ट हुआ। इसी आधार पे विश्व के प्राय जितने जलवायु हैं सारे जलवायु क्षेत्र को चर्चा करेंगे। इस बेसिक चीज़ों को समझ गए हैं। एक चीज़ और बताओ, पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, तापमान में कमी होगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति इसी बीच में है। जैसे जैसे दूर जाएंगे, यानी 0 से जैसे जैसे दूर जाएंगे सूर्य की तिरछी किरण पड़ेगी, और सूर्य की जब तिरछी किरणें पड़ेगी तो वहाँ सूर्याताप की मात्रा कम होगी, और सूर्याताप की मात्रा कम होगी तो इसका मतलब वहाँ टेम्परेचर या हीट क्या होगा, कम होगा। इतना स्पष्ट हो गया। और ये पहले से भी जानते हैं कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, कल के क्लास में चर्चा किए थे कि किसी वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता किस पे डिपेंड करेगा, तापमान पर। आप कितना पानी पीते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा कि वायुमंडल या उस दिन गर्मी कितना है। ज़्यादा गर्मी है तो पानी ज़्यादा पीते हैं, और कम गर्मी है तो कम पानी पीते हैं। तो वायुमंडल में यदि गर्मी ज़्यादा है तो जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा, उस वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इतना समझ गए कि टेम्परेचर डिपेंड करेगा इस जलवाष्प को। अब ऊपर जा रहे हैं, यानी 0 से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, तो जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, तो बताओ वर्षा की मात्रा क्या होगी। स्वाभाविक सी बात है, 0 से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाए। स्पष्ट हुआ। दूसरा सेक्शन है पर्वत का, कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कम जाएगा, नहीं कमेगा ना। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी, और टेम्परेचर में कमी आएगी तो दोनों जगह के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में भी कमी आएगी, और कहीं ना नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं दोनों जगह की वर्षा में भी फर्क पड़ेगा। इस एरिया में वर्षा की मात्रा अधिक होगी, और जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होगी। अब ये मत बताना कि सर हिल स्टेशन में ज़्यादा वर्षा होती, रीज़न कुछ और भी है। हवाओं को पर्वतकृत वर्षा में पर्वत के सहारे ही वो हवाएं ऊपर चलेगी। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब इसी बेस पे जो कल ये सब क्लास कल और परसों का था, अब विश्व के जलवायु प्रदेश में डायग्राम के साथ साथ कुछ लिखने का प्रयास करेंगे और उसी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ये बताओ, मौसम और जलवायु 2 पॉइंट आता है, क्या अंतर है? मौसम और जलवायु में इसमें क्या कम समय के लिए होता है, क्या होता है कम समय के लिए? वायुमंडलीय दशाएं अल्पकालीन होती है। वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है? अल्पकालीन। वायुमंडल के दशा क्या होंगे? वायुमंडल के दशा क्या होंगे? तो इस वायुमंडल के दशा में क्या होगा? तापमान। इस वायुमंडल के दशा में क्या है? आर्द्रता। इस वायुमंडल के दशा में दाब। ठीक है, इस वायुमंडल के दशा में वर्षा की मात्रा, इस वायुमंडल दशा में पवन, यही ना है, मान लीजिए एटसेट्रा। इसका यदि अल्पकालीन विस्तार हो रहा है, यदि अल्पकालीन चीज़ें दिख रही है तो वो मौसम के अनुसार। जैसे अभी के चीज़ों में मौसम परिवर्तन हो गया तो तापमान क्या होगा अचानक? यदि वर्षा अभी हो जाए तो तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। इस तरह से यानी आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाएगी, पवन किस रूप पे चलेगा, ये शॉर्ट टाइम्स हो जाएगा। यही सारी चीज़ें यदि लॉन्ग टर्म्स हो यानी दीर्घकालीन हो तो ये कहलाता है
जलवायु। स्पष्ट हो गए? यही सारी चीजें यदि लॉन्ग टर्म हो, अभी यदि तापमान जो है अभी आपके सामने जो भी मान लीजिए, क्या 2 महीना पहले यही तापमान था? इस पटना का तापमान वही था? नहीं। आने वाले 2 महीने के बाद क्या यही तापमान रहेगा? तो इसमें जब परिवर्तन हो रहा है तो क्या परिवर्तन हो रहा है? मौसम परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय दशाएं क्या होगी? शॉर्ट टर्म या लघु काल के लिए होगी, और ये होता है जलवायु, होता है दीर्घकालीन। अब आते हैं इस जलवायु पे। उसी डायग्राम को एक बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको चर्चा करेंगे क्या है। जीरो से 10, 10 से 30 डिग्री, 30 से 45 डिग्री, 45 से 60 डिग्री, 60 से 90 डिग्री। इसी डायग्राम पे चर्चा करेंगे। फिर भारत पे आएंगे, और भारत का जो मानसून वाला सेक्शन वो मेंस का टॉपिक है। फिर भी कुछ चीज़ों को चर्चा करेंगे या पर्यावरण चर्चा करेंगे। ये कॉमन है, बीच बीच में लिखाते रहेंगे। इसे 0 से 10 डिग्री को बोला जाता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। 10 से 30 डिग्री, देखो वही चीज अभी चर्चा कर रहे थे, ये कोई स्थल खंड है, और इस स्थल खंड को या महादेश को, मान लीजिए कोई अफ्रीका का महादेश, ये अफ्रीका के महादेश के इस पार्ट को यहाँ रख दिए, मान लीजिए यहाँ पे रख दिए। अब कुछ क्षेत्र हो सकता है ये उष्णकटिबंध में हो, कुछ क्षेत्र हो सकता है ये शीतोष्ण कटिबंध में हो। तो जिस जिस क्षेत्र में जो एरिया पड़ेगा वहाँ किस तरह की जलवायु का विकास होगा ये डिसाइड करना है। ये समझे है क्या? एक स्थलखंड है, कोई महाद्वीप उठा के रख लीजिए, मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका का पूरा स्थलखंड है, या अफ्रीका का स्थलखंड है, या साउथ अमेरिका है, या एशिया है, कुछ भी इस स्थलखंड को या महाद्वीप को मान लीजिए। स्पष्ट हो गया? ऐसे महाद्वीप में 0 से 10 डिग्री के आसपास यदि पूरा का पूरा सेक्शन पड़ता है तो वो कहलाता है विषुवत रेखीय जलवायु। 10 से 30 डिग्री का पूर्वी क्षेत्र यानी महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र ये कहलाता है मानसून जलवायु प्रदेश। डायग्राम बनाते चले जाइएगा। 10 से 30 डिग्री के मध्य में कहलाता है ये सवाना। 10 से 30 डिग्री के पश्चिम में कहलाता है मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। यानी किसी खंड को ले लिए, इस चीजों को उठा लिए, ये 0 डिग्री के आसपास है, ये ना 0 डिग्री। 0 से 10 डिग्री के आसपास क्या होगा ये बताओ। अभी जो चर्चा कर रहे थे 0 से 10 डिग्री के आसपास, यानी इस ग्लोब में 0 से 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हमेशा अधिक होगा। ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वर्षा की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। तो यहाँ अभी चर्चा कर रहे हैं इस विषुवत रेखा में टेम्परेचर भी अधिक होगा। अधिक वर्षा होने के कारण वनस्पति भी कैसे होंगे? पेड़ पौधे भी कैसे होंगे? लंबे लंबे होंगे, कठोर होंगे, सदाबहार होंगे। यानी जिनको खाद पानी दोनों मिल रहा है, यानी टेम्परेचर भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है, वो पेड़ लंबे लंबे भी होंगे। तो सदाबहार वन का प्रयोग यहाँ प्रयास होगा। या तो आप नीचे पॉइंट देके कुछ कुछ चीज़ों को लिखते चले जाइए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे क्या है। नीचे लिखिए विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय जलवायु सिर्फ 1-2 लिंक कर लेते हैं हम, मैक्सिमम चीज डायग्राम में आ जाएगा, लिख लीजिएगा। अधिक वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण, अधिक वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण यहां सदाबहार वन का विकास होता है।
यहाँ सदाबहार वन का विकास होता है। जैसे महोगनी, चंदन, रबड़, सिनकोना, महोगनी, चंदन, रबड़, सिनकोना इत्यादि। चर्चा पहले कर चुके हैं किस टाइप का मिट्टी का विकास, लेटराइट। पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं जहां वर्षा अधिक होगा वहां लेटराइजेशन की प्रक्रिया होगी, और लेटराइजेशन की पहले ही चर्चा हो चुकी है। लेटराइजेशन की प्रक्रिया के कारण यानी वर्षा अधिक होने के कारण वो तत्व जो क्षारीय तत्व है या लवण तत्व है जो पानी में घुल जाने योग्य है वो पानी में घुल के नीचे चले जाएगा। यानी जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी यहाँ के ऊपरी परत में जो मिट्टी मिलने वाली है वहाँ क्षारीयता होगी या नहीं होगी, नहीं होगी या बहुत कम होगी, यानी क्षारीय तत्व की कमी होगी। ये स्पष्ट हो गया था। तो यहाँ लेटराइट मिट्टी मिलेगा, सदाबहार वन मिलेगा, कठोर लकड़ी वाले वन मिलेगा, जो इमारती लकड़ी का प्रयोग होता है उसका वन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सघनता अधिक होने के कारण, डेंस अधिक होने के कारण क्या होगा, इसकी कटाव संभव या कठिन है। जब ये डेंस अधिक होगा यानी ये पेड़ अधिक डेंस होगा तो इसके बीच में इसका कटाव या आर्थिक दोहन थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसका आर्थिक महत्व मानसून की तुलना में कम, क्योंकि इसका दोहन ही नहीं हो। चीज़ों को समझे, अधिक सघन होने के कारण इसका दोहन। अब देखो 10 से 30 डिग्री के पूर्वी वन में कौन सा हवाएं चल रही है ये बताओ। पूरा का पूरा ये ट्रेड विंड ही चल रहा है ना। 0 से 30 ले लें तो 10 से 30। अब इस महाद्वीप को आप बीच में रख लीजिए, यहाँ मान लीजिए किसी चीज़ को उठा लीजिए, या तो ये उठा लीजिए या भारत का सेक्शन को उठा लीजिए। इस महाद्वीप के पूर्वी भाग को जब रखेंगे तो यहाँ किस पवन का प्रभाव होगा ये बताओ। किस पवन का प्रभाव, पूर्वा पवन का। पूर्वा पवन का जब प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी, और इस तरफ से इस तरफ आते जाएंगे। यानी 10 से 30 डिग्री में किसी महाद्वीप के पूर्व से पश्चिम की ओर जब आएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी ये बताओ, कम होती जाएगी, क्योंकि ये आर्द्रता भरी हवाएं। उतना छोड़ो, भारत में ही ले लो, वो पूरा जलवायु प्रदेश अभी विश्व का छोड़ दो, भारत में ही ले लो। भारत के इस मैप में जब देखते हैं तो सर्वाधिक वर्षा इस नॉर्थ ईस्ट में होता है, उसके बाद धीरे धीरे वर्षा की मात्रा इधर जाते जाते कम हो जाता है। ये क्यों होता है कि यही वो मानसून हवाएं हैं, जो आर्द्रता भरी हवाएं हैं, जो अपने पास जलवाष्प को ग्रहण किए हुए रखता है, जहाँ टकराती है गारो खासी जयंतिया से, उसके बाद जैसे जैसे आगे जाती है इसके पास जलवाष्प की मात्रा कम होते चले जाती है और लास्ट में जाते जाते इसके वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। तो पूरा का पूरा महाद्वीप में यदि मानसून आता है या मानसूनी जलवायु होगा तो ये इधर आर्द्रता भरी हवाएं जब लेके चलेगी तो इधर वर्षा की मात्रा अधिक, और वर्षा की मात्रा जब अधिक होगी तो इसी तरह वन का प्रयोग यहाँ भी होगा, उसी तरह की मिट्टी यहाँ भी मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ आएंगे वर्षा की मात्रा कम होते चले जाएगी। यहाँ जो सदाबहार वन मिलेगा पूर्वी तट पर, थोड़ा सा पीछे आएंगे तो पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन, थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो घास के मैदान, और थोड़ा सा पीछे आएंगे तो मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय वनस्पति, क्योंकि यहाँ देखिए मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। वस्तुतः यह प्रदेश ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन के क्षेत्र में आता है। यह प्रदेश व्यापारिक पवन के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहां सदाबहार वन। मानसून क्षेत्र में क्या होगा, शुरुआत में इस साइड में
जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहां सदाबहार वन, और जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा वहां सदाबहार वन, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वहां पर्णपाती वन या पतझड़ वन जिसको बोलते हैं। पर्णपाती वन या पतझड़ वन है। एटलस निकालो और देखो कि 0 से 30 के आसपास कौन कौन सा एरिया है। 0 वर्ल्ड वाले मैप में निकालो, पॉलिटिकल मैप या पॉलिटिकल ही निकालो। 0 से 30 का एरिया कौन कौन सा है और कौन कौन से महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा पड़ रहा है। ये 30 तक आ रहा है क्या? अमेरिका 30 तक में आ रहा है? अमेरिका का हिस्सा, वेस्ट इंडीज का हिस्सा, ये सब आ रहा है। लिख लो इस जलवायु प्रदेश डैश, यह जलवायु प्रदेश डैश, कहाँ कहाँ पे लिखते चले जाओ, एक एक पॉइंट देके जल्दी जल्दी। मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका मतलब ये मध्य अमेरिका यहाँ मैक्सिको से नीचे स्टार्ट हो जाता है। यह प्रदेश डैश मध्य अमेरिका, इसको कौन सा द्वीप समूह बोलते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह या कैरिबियन है ना, पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज यही है। पश्चिमी द्वीप समूह कौमा पश्चिमी द्वीप समूह। भारतीय उपमहाद्वीप, इसका एक सेक्शन यहां आएगा, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रदेश, तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रदेश हो गया स्पष्ट? आपको यहाँ एटलस ध्यान रखता है, पूछा जाता है कोई जगह पार्टिकुलर जगह दे देगा और पूछेगा कि ये किस तरह की जलवायु है। मान लीजिए ये जगह दे देगा और पूछेगा किस तरह की जलवायु है। आपको पता है कि ये चिल्ली है या कुछ और है, लेकिन यहाँ जलवायु का जो नाम होगा हो सकता है वो भूमध्य सागर या जलवायु का नाम होगा, और वहाँ जहन में है कि शायद भूमध्य सागर के आसपास जो क्षेत्र है वहीं वही जलवायु मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। उसके नाम पे उस जलवायु को रखा गया है। अगला है सवाना तुल्य। स्पष्ट हो गया कि इधर आएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? तुलनात्मक रूप से कम होगी। और यहाँ लंबे घास, देखो यहाँ भी घास का मैदान है और ऊपर भी घास का मैदान है। ये स्टेपी है, ये स्टेपी तुल्य है, ये सवाना तुल्य है। तो सवाना, अब बताओ सीधा सा कंसेप्ट बताओ, दोनों में से लंबे घास का मैदान कौन होगा? सवाना। कंफर्म हो या रट के आए थे? कभी देख पता चला जहाँ वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से यहाँ कम होगी, ये भी घास का मैदान होगा लेकिन छोटे घास का मैदान होगा। स्पष्ट हो गया? अब इस जगह पे, अब देखो रटना नहीं है, इस जगह पे देखेंगे जगह क्या 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 मिल रहा है, कहाँ प्रेरी है, कहाँ सवाना है, कहाँ द वेल्ड है, कहाँ कंपास है, कहाँ पंपोज है, यही देखना है। ठीक है, तो दूसरा लिखो, अगला लिखो सवाना। सवाना घास का मैदान। लिख लो, यहाँ वर्षा प्रायः संवहनीय होती है, यानी खुद से गर्म होकर हवाएं ऊपर उठेगी और वर्षा करा देगी। यहाँ लिखो, यहाँ वर्षा प्रायः संवहनीय होती है, कन्वेक्शनल, संवहनीय वर्षा होती है। इसे दोनों की तुलना में कम वर्षा होगी। अब देखो दोनों जीरो से भी दूर जा रहा है ऊपर और इधर पूर्वी तट से भी दूर आ रहा है, तो इन दोनों की तुलना में कम वर्षा होगी। लिख लीजिए, विषुवत रेखीय तथा मानसून जलवायु की तुलना में कम वर्षा, विषुवत रेखीय तथा मानसून जलवायु की तुलना में कम वर्षा डैश सवाना जैसे घास के मैदान, सवाना जैसे घास के मैदान। इसमें लिख लो,
ये महाद्वीप के अगला लिखो मरुस्थलीय। ये 10 से 30 डिग्री में महाद्वीप के किस भाग का हिस्सा है? मरुस्थलीय 10 से 30 डिग्री में महाद्वीप का किस पश्चिमी हिस्सा। अब आपके एटलस में मैक्सिमम देखो 10 से 30 डिग्री में हर एक महाद्वीप के पश्चिम में कोई ना कोई मरुस्थल होगा। 10 से 30 डिग्री में प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिम में कोई ना कोई मरुस्थल होगा, क्योंकि उस जलवायु का प्रदेश है कि यहाँ आते आते क्या होगी, वर्षा की मात्रा कम हो गई है। लिखिए फिर मरुस्थल देखते हैं कौन कौन सा मरुस्थल। इसमें लिखिए यह 10 से 30 डिग्री महाद्वीप के पश्चिमी भाग, 10 से 30 डिग्री महाद्वीप का पश्चिमी भाग, दस से 30 डिग्री महाद्वीप का पश्चिमी भाग यहां कौन सा मरुस्थल है बताओ? 10 से 30 डिग्री है पश्चिमी भाग, 10 से 30 पश्चिमी भाग है। यहां कौन सा मरुस्थल है? सहारा। 10 से 30 नीचे आ जाओ, यहां भी एरिया है। यहां कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। तो लिखो क्षेत्र में अफ्रीका के सहारा तथा कालाहारी। स्पष्ट हुआ? अफ्रीका के सहारा तथा कालाहारी। एशिया में अरब तथा थार, एशिया में अरब तथा थार। अरब प्रायद्वीप में जो अरब मरुस्थल है वो, और थार मरुस्थल का कॉन्सेप्ट ये भी पश्चिम की ओर आ रहा है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में देखो तो उत्तरी अमेरिका 10 से 30 कोलोरेडो का है, जहां कोलोरेडो का पठार होगा इस एरिया में, वही कोलोरेडो का मरुस्थल है। लिख लो उत्तरी अमेरिका डैश कोलोरेडो। कोलोरेडो के बारे में कॉन्सेप्ट है कि नहीं? कोलोरेडो नदी का नाम भी है, कोलोरेडो पठार का भी नाम है, उसी आधार पे मरुस्थल भी होगा। कोलोरेडो नदी के द्वारा ही सबसे बड़ा क्या बनाया जा रहा था? कैनियन, ग्रैंड कैनियन। चलिए लिखिए आ रहे। पहले इसमें देखिए कहाँ कहाँ कौन है, लिख लिए। दक्षिण अफ्रीका में आओ, दक्षिण अमेरिका में आओ तो कौन कौन है दक्षिण अमेरिका में? इस एरिया में 10 से 30 में आटाकामा। लिख लीजिए दक्षिण अमेरिका डैश आटाकामा। और यही सेक्शन ऑस्ट्रेलिया में गए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन। स्पष्ट हुआ? केवल ये रीजन नहीं है, एक तो आगे चर्चा करेंगे या चीज़ों को समझ लीजिए। एक तो इस क्षेत्र में ये उष्णकटिबंध का पश्चिमी एरिया है। उष्णकटिबंध का 3 जलवायु हो गया, कौन कौन? मानसून, सवाना और तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का पश्चिमी एरिया। आते आते वर्षा की मात्रा कम हो रही है, यह स्पष्ट है। दूसरा रीजन क्या है कि जहां जहां इस मरुस्थल का विकास हो रहा है वहां वहां ठंडी जलधारा का प्रवाह है। जैसे इस एरिया में पेरू और हम्बोल्ट की धारा, जैसे यहाँ कैलिफोर्निया की धारा, जैसे यहाँ कनारी की धारा, जैसे यहाँ वेंगुएला की धारा, जैसे यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा। ये जितने जलधारा है सब ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ वैसी परिस्थिति नहीं होती कि यहाँ वर्षा या लो प्रेशर का जोन बने जिससे वर्षा हो। ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ की पानी क्या होगी? ठंडी होगी। और ठंडी होने के साथ साथ यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम होगा, तो यहाँ वर्षा की मात्रा नहीं। तो एक रीजन हो रहा है कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पश्चिमी हिस्सा है, और दूसरा रीजन ये कि जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ठंडी जलधारा का विकास हो रहा है। स्पष्ट हुआ? अगला जलवायु लिखो इस जगह। ये जो जलवायु लिया गया है ये चीन, यानी 30 से 45 डिग्री के बीच में इस जगह के एरिया को मुख्यतः लिया गया है। तो उसी आधार पे ये नाम है इसका
चीनी तुल्य जलवायु या चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु ठीक है। इसमें लिखिए 30 से 45 डिग्री महाद्वीप के पूर्वी भाग, देखिए यहाँ के नेचर के बारे में चर्चा कर देते हैं। कल वाले क्लास में आओ, कल हमने कहा था कि सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ या उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ लो प्रेशर का जोन और हाई प्रेशर का जोन क्या होगा, ऊपर शिफ्ट करता है। क्या सूर्य जब उत्तरायण हो रहा है, हमने कल चर्चा किया था कि ये प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, तो सूर्य से या सनलाइट से आने वाली रोशनी से, सूर्य की किरणों, यानी सूर्य जहाँ पे उपस्थित है वहाँ गर्मी अधिक, और गर्मी अधिक है लो प्रेशर का जोन। स्पष्ट हुआ। जहाँ सूर्य है यानी सूर्य की स्थिति जहाँ है वहाँ गर्मी अधिक, और गर्मी अधिक होने के कारण लो प्रेशर का जोन। जैसे सूर्य की स्थिति अभी उत्तरायण के समय यानी जून के समय कहाँ है, जून के समय सूर्य का उत्तरायण हो गया, तो ये कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति पहुंच गई। क्या सितंबर में फिर 0 डिग्री पर, सितंबर में, और दिसंबर में फिर मकर रेखा पर, फिर मार्च में फिर, तो कहीं ना कहीं सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ साथ टेम्परेचर का जोन भी ऊपर और नीचे होगा। सूर्य के उत्तरायण की जब स्थिति होगी, यानी जिसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, यानी गर्मी का जब ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, तो सूर्य के उत्तरायण स्थिति यहाँ आ जाती है। यानी मार्च से लेकर सूर्य जून तक उत्तर की ओर खिसकता है। जब उत्तर की ओर खिसकेगा तो पूरा का पूरा ये जो लो प्रेशर का जोन है ये भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करेगा। 0 डिग्री का लो प्रेशर जोन वो भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करेगा। तो 0 से 30 का जो जोन है वो उत्तरायण के साथ या सूर्य के उत्तरायण के साथ ही ये जोन भी ऊपर शिफ्ट कर जाता है। यानी 0 से 30 वाला जब ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये 15 से 45 के बीच में आ जाएगा। चीज़ों को समझ रहे हैं ना, 20 डिग्री पर तो 15 से 45 में आ जाएगा, इतना समझे। 15 से 45 का ये जोन आएगा, चीज़ों को समझिए। यानी इस जोन जो 0 से 30 था, इसमें पूर्वापवन का प्रभाव है। उत्तरायण के साथ साथ ही पूरे को शिफ्ट कर दीजिए ऊपर, ये पूरे स्लैब को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। जो स्लैब यहाँ चल रहा था वही स्लैब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर गया, तो इस स्लैब में चलने वाली हवाएं भी तो ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। स्पष्ट हुआ नहीं? जो 0 से 30 की हवाएं चल रही थी यानी पूर्वा पवन, तो 0 बन रहा था लो प्रेशर का जोन, 30 हाई प्रेशर का जोन। सूर्य ऊपर की ओर खिसक रहा है तो लो प्रेशर का जोन भी ऊपर खिसकेगा, हाई प्रेशर का जोन भी ऊपर खिसकेगा। तो इसमें हवाएं जो चल रही थी 30 से 0 डिग्री के आसपास, अब ये हवाएं 45 से 15 डिग्री के आसपास चलना आरंभ करेगी। स्पष्ट हुआ नहीं? पूरा स्लैब ऊपर चला दीजिए। सूर्य जब उत्तरायण हुआ यानी सूर्य जब कर्क रेखा पे पहुंची तो ये पूरा स्लैब ऊपर चले गया। सूर्य जब दक्षिण यानी मकर रेखा पे आएगी तो ये पूरा स्लैब नीचे आ जाएगा, क्योंकि सूर्य के कारण ही टेम्परेचर और टेम्परेचर के कारण ही प्रेशर। ठीक है। अब जैसे ही ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा तो सूर्य जैसे ही उत्तरायण हुआ तो ये पूर्वा हवा का पवन जो 0 से 30 था अब ये 15 से 45 डिग्री पर शिफ्ट हो गया। मान लीजिए इसको 15 से 40-45 डिग्री के आसपास शिफ्ट कर गया। यहाँ कैसी हवाएं चलेगी? कैसी हवाएं चल रही थी? ट्रेड विंड ही ना। इसका कहाँ से कहाँ है? 30 से 45, जहाँ समझाना चाह रहे थे 30 से 45 पूर्वी तौर पे चीन तुल्य जलवायु है। तो गर्मी के समय ये जोन जब ऊपर होगा तो यहाँ भी पूर्वा पवन चलेगा। कब कब पूर्वा पवन चलेगा? ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी में। तो ग्रीष्म ऋतु में जब पूर्वा पवन चलेगा या व्यापारिक पवन चलेगा तो यहाँ भी वर्षा होगी होगी। और ठंड ऋतु में ये जब नीचे शिफ्ट करेगा तो यहाँ चक्रवात होगी। तो चीन तुल्य, ये प्रश्न पूछा जाता है, वो पोस्ट कटिबंध में सालों भर वर्षा होती है, एक विषुवत रेखा पर सालों भर वर्षा होती है,
एक उपोष्ण कटिबंध में सालों भर वर्षा होती है, यानी गर्मी में इधर से हवाएं जो चल रही है उसके कारण वर्षा हो रही है, और जब ये शीत ऋतु में पूरा स्लैब नीचे शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ चक्रवात आएगा, समझे, और उस चक्रवात की आंधी से, ठीक है, लिखिए चीनी तुल्य जलवायु में लिख लिया। 30 से 45 पूर्वी तट लिख चुके हो, आगे लिखो। इसमें ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण के कारण, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण के कारण अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि शरद ऋतु में चक्रवाती आंधियां चलती है। शरद ऋतु में चक्रवाती आंधियां चलती है। चक्रवाती आंधियां चलती है, इसी का नाम अलग अलग रखे थे। जो टाइफून के बारे में चर्चा कर रहे थे, चीन और जापान में टाइफून, ठीक है, हरिकेन यानी दक्षिण पूर्व यूएसए के पास हरिकेन का नाम लिखे थे, ये सब चक्रवात वही चक्रवात। आगे चले, स्टेपी तुल्य जलवायु। अब देखिए तुलनात्मक रूप से यहाँ क्या होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी। ग्रीष्म ऋतु में भी क्या होगा, मध्य जगह है, तो ये वर्षा इधर आते आते कम हो जाएगी। तो स्टेपी तुल्य जलवायु लिखिएगा। यह मुख्यतः 30 से 45 डिग्री महाद्वीप के मध्य भाग में पाया जाता है, या आंतरिक भाग में। 30 से 45 डिग्री महाद्वीप के मध्य भाग या आंतरिक भाग में पाया जाता है। यहाँ सवाना की तुलना छोटे घास के मैदान होते हैं, डैश स्टेपी। सवाना की तुलना में छोटे घास के मैदान होते हैं, डैश स्टेपी। कौन कौन से घास के मैदान कहाँ कहाँ हैं देख लो। स्टेपी कहाँ है, यूरेशिया, यानी इस एरिया के आसपास। नीचे लिखो घास के मैदान में। ये जितने हैं किस कटिबंध के घास के मैदान होंगे ये बताओ, प्रश्न यहाँ से भी आ जाओ। उष्ण कटिबंध 30 से ऊपर है, शीतोष्ण या उपोष्ण होता है, इसको उपोष्ण बोला जाता है, ये पूरा का पूरा शीतोष्ण बोला जाता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन था, सवाना होगा। फिर यहाँ ये सेक्शन में होगा इस संदर्भ में। ऊपर चलो स्टेपी में लिख लो कहाँ कहाँ पे है ये। स्टेपी लिख लिए यूरेशिया, नीचे लिखो प्रेरी डैश उत्तरी अमेरिका, प्रेरी डैश उत्तरी अमेरिका लिख लो। अर्जेंटीना डैश पंपास या पंपास डैश अर्जेंटीना, डाउन्स डैश ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स डैश ऑस्ट्रेलिया, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, वेल्स दक्षिण अफ्रीका। अब 30 से 45 डिग्री जब इसी सेक्शन को लिए तो इधर चीन मिल गया, इधर स्टेपी मिल गया, और यहाँ क्या मिल रहा है, भूमध्य सागर। तो इसके आधार पर, यानी इस भूमध्य सागर के आधार पर इस जलवायु का नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। लिख लो। भूमध्य सागर के आसपास या भूमध्य सागर के पास विस्तृत होने के कारण डैश भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाता है। भूमध्य सागरीय या भूमध्य सागर के आसपास स्थित होने के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाता है।
अब देखो जो समझाना चाह रहे हैं, जब उष्णकटिबंध आएगा, देखो यह समझाना चाह रहे हैं, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो इस क्षेत्र में कैसी हवाएं चल रही थी? व्यापारिक वन। तो यहां भी हवाएं इस रूप में चलेगी। गर्मी के समय में, ठंड के समय में जैसे ही नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपको पता है हाँ कि 0 से 30 और 30 से 60, तो ये 30 से 60 का जो रेंज है इसमें कहीं ना कहीं पश्चिमा पवन का प्रभाव आएगा। ठीक है, इसको और भी नीचे जाएंगे तो 45 तक कम से कम तो रहेगा। पश्चिमा पवन का प्रभाव 45 डिग्री तक तो कम से कम रहेगा। 30 से 60 तो हमेशा माना जाता है इसको है, यानी कि दक्षिणायन के समय जब शिफ्ट भी करेंगे तो 45 से 15 के बीच में पश्चिमा पवन का प्रभाव विकसित हो जाएगा। ये कब होगा? शीत ऋतु में या ठंड के समय जब सूर्य दक्षिणायन होगा। स्पष्ट हुआ? ठंड के समय जब पश्चिमा पवन का प्रभाव होगा तो हमने कल चर्चा किया था, कल या पहले कल के क्लास में चर्चा किया था, क्या उससे पहले के क्लास में चर्चा किया था चक्रवात, याद किए थे चक्रवात? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में जब चर्चा किए थे तो एक चक्रवात हमने चर्चा किया था कि उत्तर पूर्व अमेरिका पर, दूसरा हमने किया था इस जगह के चक्रवात के बारे में, और सूर्य जब दक्षिणायन हो जाता है तो अटलांटिक महासागर का जो चक्रवात है वो कहीं ना कहीं भूमध्य सागर से प्रभावित होता है। और यहाँ जो चक्रवाती चीज़ें उत्पन्न होती हैं यानी भूमध्य सागर में, और चक्रवात जब भी आएगा तो वर्षा का कारण बनेगा। यहाँ चक्रवाती वर्षा या चक्रवात के कारण भूमध्य सागर में एक चक्रवात आता है कब? शीत ऋतु में, जिससे वर्षा का माहौल बनता है। और ये पछुआ पवन का भी प्रभाव है। तो इस चक्रवात को कहीं ना कहीं क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर हवाएं ले जाएंगी और जेट स्ट्रीम है, आगे चर्चा करेंगे, वो लेके चलेगी। और इसी हवा का प्रभाव होता है कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ ठंड के समय यानी शीत ऋतु के समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो वर्षा होती है यही भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात के कारण। ये हमारे से पश्चिम है, इसीलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ की कहते हैं। स्पष्ट हुआ? लिख लीजिए इसमें भूमध्य सागर में शीत ऋतु में डैश दक्षिणायन, ग्रीष्म ऋतु तो समझ गए, ऊपर जाएंगे। शीत ऋतु डैश दक्षिणायन, नीचे लिखो, इसके फलस्वरूप या इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। दक्षिणायन होगा तो पश्चिमा पवन का प्रभाव बढ़ेगा। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। शीतोष्ण चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। डैश वर्षा डैश भारत में शीतकाल में, डैश भारत में शीतकाल में इसी पश्चिमी विक्षोभ से, भारत का कौन सा हिस्सा? उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में शीतकाल में इसी पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है? वर्षा होती है। और ये भूमध्य सागर वाला जो एरिया है यहाँ साइट्रस फल ज़्यादा होगा। कौन सा? नींबू वाला, चाहे वो संतरा का हो, नींबू यानी ऐसे फल जिसमें, ठीक है। अब ये क्षेत्र देखो तो कहाँ कहाँ है? अब यही इसी क्षेत्र को देखना है आप लोग को। क्या? 30 से 45 पश्चिमी में कहाँ कहाँ है? डैश देके लिख लीजिए। जलवायु